हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं थोड़ी बिज़ी थी, इसलिए इतने दिनों से वीडियोस जो है वो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अब मैं टाइम टू टाइम वीडियोस डालती रहूँगी। जो भी टॉपिक मुझे लगेगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी का, वो है स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग इंग्लिश। यानी कि जब आप एक क्लास में इंग्लिश को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपकी जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके, उसके लिए क्या है कि आप कुछ स्ट्रेटजीज़ जो है उनको अपना सकते हैं और आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो कौन कौन सी वो स्ट्रेटजी है हम देखेंगे इस वीडियो में। टीचिंग इंग्लिश इज़ नो इजी फीट, यानी इंग्लिश को पढ़ाना जो है वो बहुत ही एक सरल काम नहीं है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ पे बहुत ही कम जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। इवन बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक सेंटेंस भी इंग्लिश के यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनके लिए उनको इंग्लिश सिखाना जो होता है वो आसान नहीं होता है। तो विद अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्किल लेवल्स इन एवरी क्लासरूम, टीचर मस्ट एम्प्लॉय इफेक्टिव स्ट्रेटजी दैट अलाउ ईच स्टूडेंट टू लर्न द मटेरियल्स। तो अगर हम कुछ एज अ टीचर हम अगर कुछ अच्छे स्किल्स को यूज़ करें, अच्छी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें, तो हमारी जो टीचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी हो जाएगी, इफ़ेक्टिव हो जाएगी और बच्चों को सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। वेदर द क्लास फोकस ऑन लिटरेचर, ग्रामर और लैंग्वेज स्किल, these teaching strategies will come in handy for many English टीचर्स। यानी अगर भले ही आप लिटरेचर पढ़ाते हो या ग्रामर पढ़ाते हो या किसी भी तरह की लैंग्वेज स्किल को सिखा रहे हैं, ठीक है, उन सभी में ये जो स्ट्रेटजी हैं आगे जो मैंने बताऊंगी मैं आपको, वो सभी क्या हैं, वो आपकी टीचिंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा हैंडी कर देंगी आपके लिए। सबसे पहला है नो योर स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। यानी सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपकी क्लास में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड यानी वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो यू शुड बी मोर अवेयर ऑफ हु योर स्टूडेंट्स आर, बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस। यानी कि वो अगर आपको पता होगा कि वो किस बैकग्राउंड से, सपोज दैट कि आपकी क्लास में तो हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के बैकग्राउंड के, कुछ रिच फैमिलीज से होते हैं तो उनमें उनकी फैमिली में क्या होता है, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो काफ़ी हद तक क्या है इंग्लिश लैंग्वेज से फैमिलियर होते हैं। लेकिन कुछ मध्यम वर्ग के भी होते हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों की फैमिली में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर ज़्यादा कोई किसी ने इंग्लिश ऐसे बोलने वाले इंसान से मिले नहीं हैं या पढ़े लिखे नहीं, तो वो जो है उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी कैसी होगी, एक बिल्कुल न्यू लैंग्वेज होगी। तो आप अगर आपको उस बच्चे का बैकग्राउंड पता होगा तो आपको उसे चीज़ों को सिखाने में आसानी होगी, क्योंकि आप पहले से अब पता होगा कि वो बच्चा जो है वो इस बैकग्राउंड से आया है, यानी कि इसके लिए ये लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल न्यू है। तो मुझे उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है या फिर मुझे किस तरह का उसके साथ काम करना है, किस तरह से कौन से कह सकते हैं कि कौन से तरीके अपनाऊँ मैं, ताकि वो उसके लिए ईज़ी भी रहे और उसको अच्छे से समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनाएंगे तभी आपकी जो टीचिंग की प्रोसेस है वो कैसी होगी, अच्छी होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर एक ही स्ट्रेटजी के साथ आप पूरी क्लास को समझाएंगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि सारे बच्चे अलग बैकग्राउंड से आए हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टूडेंट के बैकग्राउंड की नॉलेज हो, ठीक है। दे मे बी लिटरेट और नॉट लिटरेट इन देयर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो अंडरस्टैंडिंग दिस मे प्रोवाइड यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एजुकेशनल नीड एंड वेज टू सपोर्ट देम। यानी अगर आपको उनके बैकग्राउंड की जानकारी है तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम उन्हें किस तरह से किस वे में एजुकेशन दें। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हमारी वोकेबलरी बिल्डिंग। देखिए वोकेबलरी बिल्डिंग क्या है, वोकेबलरी एक तरह से देखा जाए किसी भी लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश नहीं कोई भी लैंग्वेज है, उसकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है वो वोकेबलरी है। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप क्या है ईज़िली
और बहुत जल्दी ही इंग्लिश को या जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसको बोल पाएंगे। तो हमें क्या करना है एज अ टीचर, वोकेबलरी बिल्ड करनी है बच्चों में। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी इंग्लिश क्लास। दिस स्ट्रेटजी focuses a portion of each classroom session on building a better vocabulary। यानी कि आप जितने भी सेशन लें क्लास में, ठीक है, इंग्लिश के, तो आप हर बार ये सोचें कि हर बार हम बच्चों को कुछ नया वोकेबलरी सिखाने की कोशिश करें। आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लिया कि आपने बहुत से शब्द होते हैं जिनके लिए हम अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप एक बार जब आपने क्लास ली तो, या फिर वन डे आपने क्लास ली तो आप उसमें एक शब्द आपने यूज़ किया किसी भी चीज़ के लिए, फिर नेक्स्ट डे उसी चीज़ के लिए आप दूसरा जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों की क्या होगी, इससे वोकेबलरी बढ़ेगी, उनको पता चल जाएगा कि एक जो वर्ड है या एक जो शब्द है उसके लिए हम अलग अलग तरह के इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टीचर्स कैन आस्क स्टूडेंट टू पॉइंट आउट अनफेमिलियर वर्ड्स एंड go over the meanings in class or use interactive vocabulary building exercise that relate to the classes reading material। अब टीचर क्या कर सकती है, टीचर ये भी बोल सकती है कि बच्चों, अगर आपको कोई वर्ड आपने सुने आपके लिए अनफेमिलियर है लेकिन आप उनका मतलब आपको नहीं पता, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो। एक इंटरेक्टिव वोकेबलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज हम करा सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा एक वर्ड बताएगा जिसका मतलब उसे नहीं पता है, फिर बोल सकते हैं कि दूसरे बच्चे जिनको भी इसका मतलब पता होगा वो बताएंगे, हाथ उठाएंगे, और फिर आप एक एक करके पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से ये एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो वोकेबलरी भी नई नई सीख जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो बहुत अच्छी होती है इंग्लिश को सिखाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी ज़रूरी है बच्चों की। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है कोऑपरेटिव लर्निंग या ग्रुप वर्क। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि जब एक कॉपरेशन में काम करें बच्चे, मिलजुल कर काम करें, ग्रुप वर्क, ठीक है। तो ग्रुप वर्क क्या है, ग्रुप वर्क इज़ कन्वीनियंट एक्टिविटी फॉर अ लैंग्वेज क्लासरूम। सबसे पहले तो ये एक कन्वीनियंट एक्टिविटी है, कन्वीनियंट टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि किसी भी चाहे हम हो चाहे आप हो, एक ग्रुप में जब हम किसी काम को करते हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, और हमें एक टीचर को भी उसमें काफ़ी मतलब टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा ही आसान होता है वो काम, क्योंकि बहुत सारे हेल्प जो है वो ग्रुप में के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स रिसीव मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम वर्किंग इन ग्रुप एज दे स्टडी इंग्लिश। तो अगर स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप वर्क करे या एक कोऑपरेटिव लर्निंग करें तो उससे बच्चों को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि योर स्टूडेंट्स टॉक। सबसे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो टीचर क्वेश्चन करती है तो आंसर नहीं करते, उनमें शर्माहट होती है या वो सोचते हैं हमारी इंसल्ट हो जाएगी क्लास में। लेकिन जब आप एक ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं तो वहाँ पे तो ग्रुप में तो उनके फ्रेंड हैं, तो वो ईजिली क्या है वो बोलते हैं, थोड़ा बहुत इसे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। दूसरा, योर स्टूडेंट हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। योर स्टूडेंट चैलेंज ईच अदर, साथ ही साथ एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं। चैलेंज क्या होता है कि चलिए आपने आज एक एक्टिविटी कराई, ठीक है, उसमें एक बच्चे ने दूसरे को चैलेंज किया तो उसे लगा कि मुझे ये नहीं आया, फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट डे उस चीज़ को सीख के आएगा, और धीरे धीरे उससे क्या होता है बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता जो है वो भी उभर के आती है। एंड एनकरेज ईच अदर, और वो क्या करते हैं एक दूसरे को एनकरेज करते हैं सीखने के लिए। योर स्टूडेंट यूज़ लैंग्वेज क्रिएटिवली। दूसरी बात और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें जो ग्रुप एक्टिविटी है उसमें बच्चे क्रिएटिविटी के साथ साथ लैंग्वेज को सीखते हैं, और लैंग्वेज को कैसे हमें क्रिएटिवली यूज़ करना है वो चीज़ सीखते हैं। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिक्सो लर्निंग स्ट्रेटजी। इसके बारे में मैं डिटेल में किसी वीडियो में बताऊंगी। जिक्सो लर्निंग स्ट्रेटजी शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कि आपको बच्चों से कुछ स्टोरी पूरी एक बनवानी है, तो उसमें क्या होता है कि ग्रुप लेते हैं हम 8-10 बच्चों का, और एक एक स्टेप एक स्लिप पे लिख के सबको दे देते हैं। फिर एक बच्चा
एक स्टेप को बोलता है, दूसरे बच्चे सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, फिर दूसरा बच्चा नेक्स्ट स्टेप को बोलता है तो फिर बाकी के बच्चे सुनकर उसको फॉलो करते हैं और इस तरह से वो उस पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है जिक्सो लर्निंग स्ट्रेटजी में कि एक तो आप सारे बच्चे सुन रहे हैं तो लिसनिंग स्किल काम करती है, एक बच्चा रीड कर रहा है, इंग्लिश में ही आप सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें लिखेंगे स्लिप पे, तो रीडिंग भी होती है, बच्चे सुन रहे हैं वो भी होता है, साथ में क्या है कि बच्चा बोलता भी है तो स्पीकिंग भी होती है। तो सारी ही ऑलमोस्ट जितने हमारे इंग्लिश में स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और राइटिंग भी हम उनसे ही करवाते हैं, तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सारी स्किल्स जो हैं वो सारी यूज़ हो जाती है और वो भी एक ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है आप कह सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ स्ट्रेटजी है हमारी मेक इट विजुअल। मेक इट विजुअल देखिए, अब अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें हम इस स्ट्रेटजी से पढ़ाएं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जो है वो काम कर सके। तो अगर आप किसी चीज़ को उनको विजुअली दिखा कर समझाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को अपने अंदर ले पाते हैं। तो अवॉइड गिविंग इंस्ट्रक्शन इन द एयर, यानी कि आप ऐसे हवा में अगर उनको इंस्ट्रक्शन देने के बजाय लिख के ब्लैक बोर्ड पे बता दें कि आपको ये चीज़ करनी है, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव रहता है। तो चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट शुड बी डायग्राम्ड और सपोर्टेड विद पिक्चर्स, चार्ट्स एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हेल्प स्टूडेंट फोकस देयर लिसनिंग। देखिए अगर आप हवा में ऐसे ऐसे बता रहे हैं, आप मान लिया आप बच्चों को इंग्लिश में किसी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, तो आपने एक स्टोरी जो है वो सुना दी और उसको बता दिया कि ऐसा ऐसा स्टोरी में हुआ है। तो जब आप स्टोरी को सुना रहे होंगे तो बहुत आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे उसको सुन रहे हैं मन लगा के, बहुत से बच्चे फोकस कर रहे हैं, बहुत से बच्चे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, कई बार बहुत सी स्टोरी होती है जैसे आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो वो बच्चों को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो आप अगर क्या करें कि एक एक पॉइंट को, जैसे उनका नाम क्या था, सिर्फ हवा में बताने के अलावा उस पर लिख के भी बताएं, कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई, उनने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, उस सारी चीज़ों को अगर आप ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करते जाएं, ठीक है, तो वो जो मेन पॉइंट है वो बच्चे अच्छे से सुनेंगे और उस पर फोकस करेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आप समझा रहे हैं या अगर आप मान लिया बच्चों को एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो आप अगर उनको सिर्फ हवा में बताने के अलावा अगर किसी चार्ट के थ्रू दिखाएं पिक्चर्स उनकी, तो और अगर आप प्रोजेक्टर पे दिखाएं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत उनको वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें अगर आप विजुअल करके दिखाएं तो वो बच्चों के लिए कैसा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा काम आती है अगर स्पेशली आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो। फिफ्थ है हमारी SWRL। SWRL यानी कि स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लर्निंग, जो 4 स्किल है। देयर आर 4 डोमेन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। दे नीड टू बी इक्वली एक्सरसाइज्ड अक्रॉस कंटेंट एरियाज. These should all be covered and thus is essential to their English language development। यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बच्चे को इंग्लिश समझा रहे हैं तो आप उनको स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग, जो 4 डोमेन है, 4 स्किल्स है, उन चारों का यूज़ करना सिखाएं इक्वली। ठीक है, ऐसा ना हो आप सिर्फ उनकी स्पीकिंग पे फोकस दे रहे हैं, जैसे आजकल टीचर जो हैं वो स्पीकिंग पे फोकस देते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, बस सारे लोग स्पीकिंग कोर्स करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। एज द टीचर, और आप एक अच्छे टीचर तभी कहलाएंगे, या आपकी स्ट्रेटजी जो है टीचिंग स्ट्रेटजी वो अच्छी तभी कहलाएगी जब आप बच्चों को ये जो चारों स्किल हैं, चारों स्किल में निपुण बना सके। तो ज़रूरी है कि आप उनको, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आप स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लर्निंग चारों चीज़ों पर फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी है 6th, यूज़ सेंटेंस फ्रेम्स टू गिव स्टूडेंट प्रैक्टिस विद एकेडमिक लैंग्वेज। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर थोड़े बच्चे बड़े हैं आपके, जैसे प्राइमरी के बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर थोड़े से बच्चे बड़े हैं जैसे कि 4th-5th क्लास के बच्चे हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस फ्रेम के थ्रू
जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकते हो। सेंटेंस फ्रेम क्या, आप छोटे छोटे उनको सेंटेंस दे सकते हो जिनका आप बोलो उन्हें कि आपको डेली ये सेंटेंस यूज़ करना है। जैसे कि हम नॉर्मली हम लोग स्कूल में क्या बोलते हैं, अगर हमें वाटर पीना है टीचर से या टॉयलेट जाना है टीचर से, तो वो सारी चीज़ें हम क्या बोलते हैं, मे आई ड्रिंक वाटर मैम, मे आई गो टू टॉयलेट। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, गुड मॉर्निंग है ना, गुड आफ्टरनून। तो इसी तरह से अगर हम छोटे छोटे फ्रेम उनको सेंटेंस फ्रेम दे दें और बोलें, उनकी प्रैक्टिस कराएं डेली, और बोले कि आपको आज से यही सेंटेंस यूज़ करने हैं, हिंदी में नहीं बोलना है। तो ऐसे जो हेल्प से, हम सेंटेंस फ्रेम की हेल्प से भी उनको क्या है, बहुत जल्दी ही इंग्लिश सिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हमारी लैंग्वेज असेसमेंट। लैंग्वेज असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट मतलब कि जांच करना कि हम जो भी सिखा रहे हैं क्या बच्चा वो सीख रहा है। अगर हम ये चीज़ चेक ही नहीं करेंगे कि हमने जो सिखाया वो बच्चे ने सीखा भी, तो क्या फ़ायदा हमारे सिखाने का, राइट। तो इंग्लिश को आप जब सिखा रहे हैं, उसकी टीचिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको असेस भी करें। फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इज़ असेस्ड एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दोज असेसमेंट। यानी सबसे पहले तो आप ये पता करें कि हम ये इस लेवल का जो बच्चा है उसका असेसमेंट किस तरह से करें। जब आपको वो चीज़ पता चल जाए, फिर आप उस जो भी आपने समझाया उसे असेस करें और अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुँचे कि हमने जो सिखाया वो बच्चे ने कितना सीखा है। इट कैन प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एड इन प्लानिंग लेसन दैट सपोर्ट बोथ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कंटेंट नॉलेज। लैंग्वेज असेसमेंट क्या आपको हेल्प करेगा आगे की प्लानिंग के लिए, कि अच्छा आज हमने ये टॉपिक पढ़ाया था, बच्चों ने इतना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या हमें इसे दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है, या सिर्फ जो चीज़ें नहीं सीखी हैं उन्हें किस तरह से एक्सप्लेन करें कि बच्चे सीख जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आगे की प्लानिंग है वो करने में हेल्प करती है, और जिससे क्या है आपकी जो टीचिंग है वो कैसी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनेगी। तो बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज असेसमेंट स्ट्रेटजी को अपनाना। नेक्स्ट है हमारी 8th, अलाउ सम स्केफोल्डिंग विद द नेटिव लैंग्वेज। अब देखिए, बहुत बारी डिबेट है कि एक इंग्लिश यानी कि सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम जो है उसमें फ़र्स्ट लैंग्वेज को, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो करना चाहिए, और बहुत से ज़्यादातर लोग भी जो हैं वो इसी बात पे फोकस देते हैं कि नेटिव लैंग्वेज को भी स्थान दिया जाना चाहिए। व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टिल वेरी न्यू टू अ लैंग्वेज, इट्स ओके टू पेयर हिम विद अदर स्टूडेंट्स हु स्पीक हिज नेटिव लैंग्वेज। यानी अगर मान लिया आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा न्यू है उस लैंग्वेज के लिए, यानी मान लिया आप कोई बेचारा कोई गांव से आया, उसने कभी इंग्लिश सुनी ही नहीं, उसकी फैमिली में कभी बोली नहीं जाती, ठीक है, तो वो तो पूरी तरह से उस लैंग्वेज के लिए कैसा है, न्यू है, उसके लिए तो पूरी तरह से न्यू है लैंग्वेज। तो अगर हम उसको सिखाने में नेटिव लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो एनवायरनमेंट कितना नेगेटिव हो जाएगा, वो तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो महसूस करेगा, तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस जगाने के लिए ज़रूरी है कि हम स्टार्टिंग में उसकी नेटिव लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करने दें, उसे कुछ चीज़ें जो भी हम समझाएं या जो जो भी हेल्प करें उसकी, वो हम उसकी नेटिव लैंग्वेज में कर दें स्टार्टिंग में, ताकि एक तरह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐसे पेयर अप कर सकते हैं किसी ऐसे बच्चे के साथ जो कि उसकी नेटिव लैंग्वेज बोलता है। डोंट मेक देम जस्ट सिट देयर एंड डू नथिंग, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बनाना है कि बस एक अगर हम सिर्फ इंग्लिश को ही बोल दें क्लास में कि सारे लोग सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे, तो वो बच्चा क्या होगा, ज़्यादातर शांत रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, बस सुनेगा, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं, उसको डर भी है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस स्ट्रेटजी को अपनाएं कि हम कुछ ना कुछ कोशिश करें कि हम स्टार्टिंग में उसकी नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करने दें उसे। और लास्ट जो स्ट्रेटजी है वो हमारी है प्री टीच व्हेन एवर पॉसिबल। यानी हमेशा कोशिश करें जब भी आप कुछ चीज़ सिखाने जा रहे हैं तो उससे पहले उसको थोड़ा सा प्री टीच, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि बच्चों का माइंड जो है वो कैसा हो जाए, एक्टिव हो जाए, और वो उसके लिए तैयार हो जाए। तो क्या कर सकते हो, इफ़ यू आर गोइंग टू बी रीडिंग अ सर्टेन आर्टिकल नेक्स्ट वीक, गिव स्टूडेंट्स अ कॉपी ऑफ इट नाउ। यानी कि अगर आप बच्चों को
नेक्स्ट वीक कोई आर्टिकल समझाना चाह रहे हैं, कि कोई आर्टिकल पढ़ाने वाले हैं, तो आप कर सकते हो कि आज ही उसकी एक कॉपी दे दो और उनको बोल दो कि आप लोग ये पढ़ के आना, थोड़ा समझ के आना, एक बार रीड कर लेना जस्ट, उसके बाद हम समझाएंगे, ताकि वो क्या, उनका मेंटली वो प्रिपेयर हो जाएंगे कि अच्छा हम इस चीज़ के बारे में पढ़कर आएंगे। उनको कोई क्वेश्चन अगर उनके माइंड में आएंगे, वो भी वो कलेक्ट कर लेंगे, आपसे पूछ पाएंगे। तो जितने भी उनके पॉइंट्स होंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू plan to show a YouTube video tomorrow, send a link to your student to preview material will increase the odds that they will understand it on the day you present it to everyone else। तो अगर आप कोई वीडियो दिखाने वाले नेक्स्ट डे, तो आप उसकी लिंक दे दो उसे और वो बच्चे देख लें, ताकि अगर उनके माइंड में कुछ भी चीज़ें ऐसी आई जो उन्हें समझ में नहीं आई, तो उस समय वो आपसे एकदम से क्लियर कर लेंगे। तो थोड़ी सी टीचिंग करना भी जो है वो अगर पॉसिबल हो तो उसको यूज़ करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं और हम लोग बोल दें कि कल हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, तो बच्चे को पता चल जाएगा कल हमें ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बच्चा अपने आप से पहले कोशिश करेगा कि चलो मैं पढ़ के आऊँगा, ताकि अच्छे से मैं इस टॉपिक को समझ पाऊँ। तो ये थी 9 स्ट्रेटजी कि किस तरह से हम अपनी जो इंग्लिश की टीचिंग है उसको एक इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटजी जिनका यूज़ करके हम बच्चों को ईज़िली सिखा सकते हैं इंग्लिश को, और एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए हो। सारे पॉइंट बहुत ही ईजी हैं, सिंपल से बस आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।